गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू फिलोसफी क्लास। आज मैं सेमेस्टर 2 के एमजेसी के तहत या एमआईसी एमडीसी में भी सिलेबस है, उसमें मैं साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत इंडक्शन थ्योरी के फॉर्मल ग्राउंड, जिस पर कि मैंने कल चर्चा की थी और इसके पहले भी क्लास में मैंने चर्चा की है कि इंडक्शन थ्योरी के फॉर्मल ग्राउंड में आकारिक एक कार्यकारण नियम है और एक प्राकृतिक समरूपता नियम है। आज मैं बहु कारणवाद, मतलब किसी घटना के कई कारण होते हैं, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगी। जैसे कि शीर्षक से ही समझ में आ रहा है कि बहु कारणवाद मतलब कोई कार्य होता है या कोई घटना घटती है तो हमारे तर्कशास्त्र के मुताबिक कई कारण हो सकते हैं। वैसे बहु कारणवाद को विज्ञान नहीं मानता है। उसका कहना है किसी घटना के एक ही कारण होते हैं, परंतु हमारा तर्कशास्त्र कहता है किसी घटना के कई कारण हो सकते हैं। उसकी परिस्थितियां भिन्न होने से कारण भी भिन्न होती है। तो हम इस पर ही आज परिचर्चा करेंगे। नाम से ही पता चल जाता है एक घटना के अनेक कारण हो सकते हैं। कोई भी घटना बराबर एक कारण से नहीं घटित होती है, उसके पीछे कई कारण होते हैं और कई कारणों के फलस्वरूप वो घटना घटती है। जैसे कि आप मृत्यु को ही लीजिए, तो मृत्यु का कारण केवल बुढ़ापा नहीं, कभी बीमारी से, कभी जहर खाने से, कभी एक्सीडेंट से, कभी हृदय गति रुकने से, तो कभी प्रेशर बढ़ने से, किडनी फेल होने से, मतलब अनेकों कारण हैं। तो यहाँ इसलिए अनेक कारण है क्योंकि मृत्यु की कई परिस्थितियाँ, ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में ही आदमी मरता है। कभी जवान आदमी भी उसको प्रेशर का प्रॉब्लम होने से, उसकी फिजिकल फिटनेस की वजह से या किसी का एक्सीडेंट की वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर एक घटना के कई कारण होते हैं। तो यहाँ पर एक घटना के कोई एक कारण नहीं है। दूसरा उदाहरण आप लीजिए रोशनी का। तो हमें जो प्रकाश मिलती है, प्रकाश का कारण केवल सूर्य नहीं है, ट्यूबलाइट, चंद्रमा के रोशनी से भी मिलती है, तो कभी टॉर्च से भी रोशनी मिलती है, कभी दीपक जलाने से भी रोशनी। तो यहाँ रोशनी के मतलब प्रकाश के कई परिस्थितियाँ और कई कारण हैं जिसके कारण हमें प्रकाश मिलती है। ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि प्रकाश का कारण केवल सूर्य है। आप भौतिक तरीके से भी प्रकाश हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि हमारे कभी कभी लालटेन से भी हमें रोशनी मिलती है, टॉर्च से मिलती है। उसी प्रकार अगर हमारा सिर में दर्द हो रहा है तो दर्द का कारण केवल स्ट्रेस नहीं होता है, पेट में भूख लगने से भी दर्द होता है, माइग्रेन से भी दर्द होता है। उसके विविध कारण हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा धूप में वर्क कर लिए हैं, उससे भी दर्द हो सकता है। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करने से भी दर्द होता है। तो यहाँ पर सिर में दर्द के एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं और एक कारण का कई कारण हो एक घटना का कई कारण हो सकते हैं। इसे ही बहुकारणवाद कहा जाता है। यद्यपि कभी कभी आप देखिए कि मान लिया जाए कोई एक घटना एक्स घटती है तो उसके साम्यता रहने से कभी लगेगा कारण ए है, कभी लगेगा बी है, कभी लगेगा सी है, कभी लगेगा डी है। मतलब इसमें अंतर पाया जाता है। यद्यपि आप अगर देखिए तो व्यवहारिक जीवन में बहुकारणवाद का बहुत अधिक उपयोग होता है। यद्यपि बहुकारणवाद के अनुसार एक घटना के अनगिनत कारण हो सकते हैं जो अलग अलग परिस्थिति जन्य पर निर्भर करता है। घटना के परिस्थितियां अलग होने से कारण अलग होती है और वो घटना घट जाती है। तो बहुकारणवाद का एक घटना के कई कारण को मानते हैं और विज्ञान इसे नहीं मानता है, लेकिन तर्कशास्त्र मानता है और व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग इसे मानते हैं। अच्छा, कुछ आलोचकों ने बहुकारणवाद की आलोचना की है, जिस पर भी हम परिचर्चा अभी करेंगे, क्योंकि आलोचक जो हैं, विज्ञान जो है बहुकारणवाद को अवैज्ञानिक मानता है और इसे सीधे सीधे खारिज कर देता है।
जैसे इसकी आलोचना हम इस ढंग से भी करते हैं वैज्ञानिक लोग। सबसे पहले कि यदि कोई घटना विभिन्न परिस्थिति में एक ही मानी जाती तो एक ही कारण होता। विभिन्न परिस्थिति में एक घटना से एक ही कार्य पैदा होता तो उसको एक ही कारण माना जाता, परंतु ऐसा नहीं होता है। जैसे मृत्यु, अगर बुढ़ापे में ही मृत्यु होती तो सिर्फ उसको ही बुढ़ापा को ही मृत्यु का कारण माना जाता। जहर की मृत्यु, सांप की डूबने, पानी में डूबने से इसके कई कारण हैं, हृदय गति रोन। असल में सभी प्रकार की मृत्यु एक घटना नहीं है, क्योंकि सभी के अपने अपने लक्षण हैं जो एक दूसरे में पाए जाते हैं। फिर भी सभी प्रकार की घटना का एक ही निचोड़ है, मृत्यु का अर्थ होता है जीवन का अंत। जीवन का अंत है, चाहे वो किसी भी कारण से हो सकता है। मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन एकमात्र निष्कर्ष है कि वो जीवन का अंत, चाहे बुढ़ापे में हो या जवानी या सांप लगने से, पानी में डूबने से या एक्सीडेंट होने से। तो यहाँ हृदय गति है। यहाँ पर यदि कारण को समानीकरण किया जाए तो एक कारण है मृत्यु, मतलब कार्य है मृत्यु, और उसका एक जनरलाइज किया गया है कि एक ही कारण हो सकता है, एक ही कारण है, एक ही घटना है मृत्यु का होना। बहुकारणवाद गलत, ऐसा मानने से बहुकारणवाद गलत हो जाएगा कि मृत्यु का एक ही निष्कर्ष है कि जीवन का अंत है तो इतने सब कारण दिना रहे, ये गलत है। यहाँ बहुकारणवाद गलत। लेकिन अगर आप देखें परिस्थितियाँ बिल्कुल सबके अलग अलग हैं तो घटनाओं का आप निष्कर्ष तक पहुँचेंगे तो वो भी अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। परंतु अगर आप सरसरी निगाह से नज़र दौड़ाएं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि घटना परिस्थिति की भिन्नता के कारण सब के कारण अलग अलग हैं। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है, बहुकारणवाद को आप साधारण नज़रिए से खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुकारणवाद परिस्थितियां पर सूक्ष्मता से विश्लेषण करता है, तत्पश्चात ही निष्कर्ष निकलता है। एक घटना है मृत्यु, लेकिन उसके कई परिस्थितियां हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। एकमात्र जीवन का अंत तो एक घटना है, परिस्थितियां अलग, कारण अलग, तो घटना का निष्कर्ष भी एक घटना का एक सामान्यीकरण जो हम करने को कहते हैं कि मृत्यु होता है तो जीवन का अंत हो जाता है, ये गलत माना जाएगा। इसीलिए हम जनरलाइज करके इसको हम बताते हैं कि ये इससे जीवन का अंत होता है। दूसरा, हम कारणों का सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियां अलग है, हमारी परिस्थितियां अलग है, मृत्यु के कारण अलग हैं। अगर मृत्यु को कह देंगे सभी जीव मरणशील है तो ये एक जनरलाइज, हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मृत्यु का अर्थ होता है जीवन का अंत। यहाँ जनरलाइज किया जा रहा है जीवन का अंत का, लेकिन आप इस पर पूरी तरीके से यह नहीं कह सकते हैं कि एक घटना है मृत्यु, उसके कई कारण हो सकते हैं, परिस्थितियां। जनरलाइज करने से हम उसके सही निष्कर्ष को नहीं पहुंच सकते हैं। अब मान लिया जाए यदि कारण अलग है तो कार्य भी थोड़ा थोड़ा अलग ही होता है। बुढ़ापे में मृत्यु है तो बीमारी से, सर्प काटने से या पानी में डूबने से हो सकता है, वे सभी अलग अलग हैं। सभी प्रकार की मृत्यु की विशेषता यह है कि सभी के लक्षण एक दूसरे में नहीं पाए जाते हैं। परिस्थितियां अलग होने से सभी के लक्षण अलग अलग हैं। सभी प्रकार की मृत्यु एक तरह की मृत्यु नहीं होती है। अगर हम सभी प्रकार की मृत्यु को एक तरह की मृत्यु मान लें तो यहाँ बिल्कुल ही अनुचित होगा। मान लिया जाए डॉक्टर कोई एक्सीडेंट के कारण उसका पोस्टमार्टम करता है, या किसी जहर खाने से कोई मरता है तो उसका पोस्टमार्टम करता है, तो ये निष्कर्ष निकालता है कि ये जहर खाने से हुई है। तो फिर पोस्टमार्टम की क्रियाएं भी तो गलत हो जाती है। पोस्टमार्टम, मृत्यु जीवन का अंत है वो मान लेता, पोस्टमार्टम करने की क्या ज़रूरत है? वो तो वहाँ पे तो फिर परिस्थितियाँ अलग है, मृत्यु अलग है, सबको एक जनरलाइज करना ये भी गलत होगा।
जहाँ तक परीक्षण और सूक्ष्मता की सवाल है, तो ये बात को हमें ध्यान में रखना है कि परिस्थितियाँ भिन्न होने से सूक्ष्म कारण की सूक्ष्मता को हम उस पर गौर करते हैं, तभी उसका निष्कर्ष निकलते हैं। ये बात एक सर्वमान्य है कि मृत्यु होने से जीवन का अंत होता है, लेकिन सबका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो कारण भिन्न-भिन्न हमें दिखाई देने लगते हैं। सबका कारण अलग-अलग होता है, तो उसका कार्य में इफ़ेक्ट भी हमें अलग-अलग दिखाई देता है। जैसे अगर एक्सीडेंट होने से मरता है, तो हो सकता है कि उसका हार्ट में चोट लगा हो, या उसका ब्रेन हैमरेज हुआ हो, तो उसके कारण अलग-अलग हैं। अंत तो एक घटना, अब ये घटना अंत ये दिखा रहा है जीवन का अंत है, लेकिन कारण अलग होने से उसका निष्कर्ष तो थोड़ा-थोड़ा भिन्नता हमें देखने को मिलती है, अफ़ेक्ट अलग-अलग। बहुकारणवाद एक कार्य के कई कारण मानते हैं और सभी कारण को वो वास्तविक भी मानते हैं, परंतु यदि कारणों को हम संपूर्णता से देखा जाए, तो यह होगा कि कार्य की संपूर्णता हमें प्रतीत होगी। यानी कि कोई भी कार्य अगर होता है, तो उसका एक विशेष कारण से ही विशेष कार्य पैदा होता है। यदि उसको पहले से ही वीपी की प्रॉब्लम है, तो प्रेशर हाई होने से उसका हार्ट फेल हो सकता है। हम यहाँ ये ना जनरलाइज करें कि मृत्यु अंत है। यहाँ पर देखेंगे विशेष कार्य से विशेष कारण, विशेष कार्य के लिए विशेष कारण है, तभी वो कार्य पैदा हो सकती है। जैसे कि मेरा उद्देश्य है तेल निकालना, तेलहन पदार्थ से तेल निकालें, लेकिन तेल में भी आप देखें तो सरसों के तेल वो अलग प्रकार का है, तीसी का तेल वो अलग प्रकार का है, कोकोनट ऑयल वो अलग प्रकार का है, तो पाम ऑयल वो अलग प्रकार का, सनफ्लावर ऑयल तो अलग प्रकार। तो यहाँ ऑयल निकालना हम जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इफ़ेक्ट भी अलग दिखता है। हर तेल की अलग-अलग क्वालिटी है और हर हर ऑयल अलग-अलग है। हर जो हमारा उत्पादित वस्तु है, जिससे हम उस कार्य को पैदा करेंगे कारण से, वो तो देखेंगे वो अलग-अलग है। इस प्रकार हम हर वस्तु के अलग-अलग यूटिलाइज़ेशन है और हर कार्य का अलग, मतलब हर चीज़ों का एक अलग-अलग है, उसमें सूक्ष्मता है, अंतर है। तो यहाँ पर अगर एक होता तो ये बोला जाता कि ये एक ही प्रकार का ऑयल है। यहाँ बहुकारणवाद इस बात को हमें इंगित करता है कि अगर परिस्थितियाँ में अंतर है, चीज़ों में अंतर है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है उसमें भी अंतर पाया जाएगा। ये एक अलग बात है कि उसको जनरलाइज़्ड है कि हमें ऑयल प्राप्त हुआ, लेकिन ऑयल में तो भिन्नता है। जो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मान लिया जाए आपने बिजली के लिए, मतलब रोशनी के लिए सूर्य को माना, लेकिन अगर सूर्य ना हो तो क्या हम अंधेरे में रहते? नहीं, वहाँ पर हम अल्टरनेट प्रकाश को जनरेट करते हैं या अल्टरनेट प्रकाश का सहारा लेते हैं। लालटेन, टॉर्च, बैटरी, इन्वर्टर, मोमबत्ती, दीपक, कई तरह के प्रकाश का हम सहारा लेते हैं, और जहाँ ये आर्टिफिशियल नहीं करते हैं, तो कभी-कभी हम चाँद की रोशनी में भी देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट हमें अलग-अलग दिखाई पड़ती है, यानी कारण अलग-अलग हो तो अलग-अलग कार्य में इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। बहुकारणवाद इसलिए भी ठीक नहीं मालूम पड़ता है आलोचकों के अनुसार, क्योंकि ये कारण के आवश्यक गुण के विपरीत है। यहाँ गुणात्मक लक्षण, जिसमें कारण को कार्य का नियत पूर्ववर्ती उपाधि रहित माना जाता है। नियत पूर्ववर्ती का अर्थ है कि कोई भी घटना घटती है तो उसके पूर्व जो घटना घटी है, ठीक उसका कारण है। कल मैंने गुण की दृष्टि से 4 प्रकार के कार्यकारण नियम की चर्चा की, जो लक्षण बताए, जिसमें कारण पूर्ववर्ती होता है, नियत पूर्ववर्ती होता है, और उपाधि निरस, यानी कि वो एक पर्टिकुलर कारण होता है कार्य का, और फिर वो कारण किसी और कारण पर निर्भर नहीं करता है, और वो तात्कालिक होता है। इस पर मैंने परिचर्चा की है। यदि बहुकारणवाद को माना जाए, तो कार्यकारण के सिद्धांत को यहाँ पर गलत मानना पड़ेगा,
क्योंकि बहुकारणवाद कार्य कारण के सिद्धांत की आलोचना करता है, उसकी धज्जी उड़ाता है। लेकिन आप सूक्ष्मता हर नियम को कार्य कारणवाद या लॉ ऑफ कॉजेशन या बहुकारणवाद, ये सब सापेक्ष सिद्धांत है, ये निरपेक्ष नहीं है। आलोचक इसकी बहुकारणवाद की भले आलोचना करे, लेकिन ये सभी सापेक्ष सिद्धांत है, ये इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। निरपेक्षता नहीं है। जैसे ही हम जो हमारे आगमन सिद्धांत है या आगमन तर्कशास्त्र है, उसमें हम कुछ से सामान्य की ओर जाते हैं, तो वहाँ एक सामान्य सी बात होती है कि हम उसका निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वो एक संभाव्य निष्कर्ष देखते हैं, वो सापेक्ष निष्कर्ष होता है, उसको हम निष्पक्ष नहीं कह सकते हैं, निरपेक्ष नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पूरा तर्कशास्त्र, आगमन तर्कशास्त्र या साइंटिफिक मेथड, ये सभी सापेक्ष होते हैं। सूक्ष्मता से परिस्थितियां अलग होने से उसका हमें परिणाम अलग देखने को मिलता है। भले ही बहुकारणवाद की आलोचना की गई है कि कार्य कारण सिद्धांत के नियमों या लक्षणों या परिणामों के ये विपरीत है या उसको ये डिमोरलाइज मतलब ये ध्वस्त करता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखना है कि परिस्थितियां अलग होने से कार्य अलग पैदा होती है। कारण अलग की परिस्थितियां कार्य अलग ही हो। भले ही हम निश्चित निष्कर्ष पहुंचाए और एक निश्चित जनरलाइज कॉन्सेप्ट उसका भले ही तैयार किया जाए। बहुकारणवाद को सत्य मानने से एक और समस्या पैदा होती है कि कोई घटना का किसी कारण, कौन सा कारण को माना जाए कि अमुक कारण से अमुक कार्य पैदा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें सूक्ष्मता से ध्यान रखना पड़ेगा कि अमुक घटना का कारण को मानने के लिए आपको व्यवहारिक तर्क बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा और एनालाइज, जब हम निरीक्षण और परीक्षण पर पहुंचते हैं तो उसकी सूक्ष्म बिंदुओं पर पहुंचकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। बहुकारणवाद की वजह से घटना के बारे में निश्चित निष्कर्ष भले ही निकालना कठिन हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक आगमन में इसकी स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगमनात्मक तर्कशास्त्र या हमारे तर्क करने की प्रक्रिया या लॉ ऑफ इंडक्शन में इस बात को रेखांकित किया गया है कि किसी कार्य का अनेक कारण है, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि बहुकारणवाद की अहमियत है, उसका इम्पोर्टेंस है। कोई भी चीज़, यहाँ तर्कशास्त्र सापेक्ष है, तर्कशास्त्र में लॉ ऑफ इंडक्शन सापेक्ष है और कार्यकारणवाद भी सापेक्षता का ही एक सापेक्षता के सिद्धांत से अछूता नहीं है। तो बहुकारणवाद का उपयोगिता है क्योंकि एक कार्य के कई कारण हो सकते हैं। अब मान लिया जाए कभी भूकंप और जलजला और बादल फटने से भी होता है, उसमें भूकंप में पृथ्वी फटी और नीचे चला गया, तो मृत्यु का एक कारण वो भी हो सकता है क्योंकि यहाँ परिस्थितियाँ अलग होने से परिणाम अलग मिलता है और सूक्ष्म दृष्टि से डालने पर उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। इस प्रकार बहुकारणवाद का इंडक्शन थ्योरी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसे अवैज्ञानिक जो माना गया है वो अवैज्ञानिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक है और इसकी उपयोगिता है। आज के कक्षा में मैंने बहुकारणवाद पर परिचर्चा की है। अब आगे की कक्षा में मैं दूसरे टॉपिक पर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।